भाई बहन सबके साथ। जय भीम जी, जय भीम। चलो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, कोजल एजेंट ऑफ ब्लैक मिल्ड्यू इन मैंगो। आम के अंदर जो है ब्लैक मिल्ड्यू जो है किसकी वजह से देखने को मिलता है? पेनिसिलियम एक्सपेंसम, बोट्राइटस सेनेरल, मेलिरोला मैंजीफेरा, एस्परजिलस नाइजर, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, किसकी वजह से जो है देखने को मिलता है? अगर मैं निकालना भी चाहूं तो ये क्या है? ज़ैंथोमोनास क्या है? एक तरह की बैक्टीरियल डिजीज है। ये क्या है? बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज है जो कि रोड तो करती है, बट कौन सा रोड करती है? ब्लैक रोड भी, क्रूसीफर के अंदर, या फिर हम बात करें सिट्रस कैंकर भी जो है कर देती है। ये तो बाहर निकाल, क्योंकि जो ब्लैक मिल्ड्यू है मैंगो के ऊपर काले रंग के थोड़ा सा धब्बा भी देखने को मिलेगा, तो किसकी वजह से देखने को मिलता है? क्या आंसर कर रहे हो? पहली बात तो ब्लैक मिल्ड्यू क्या है? एक फंगल डिजीज है। क्या है? एक फंगल डिजीज है, किसके अंदर? आम के अंदर देखने को मिलती है, ये पता होना चाहिए। कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है वो बताना है हमने। सी एक आंसर आया, अभी तक एक ही है। और ब्लैक जो है इसके अंदर क्या है? सूटी पैचेस जो हैं, सूटी मोल्ड जो टाइप कुछ ऐसा, सूटी मोल्ड के पैचेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। कहां पर? पत्तियों के ऊपर, स्टेम के ऊपर, फिर फ्रूट के ऊपर भी। ज्यादा जो है फ्रूट पे जो है ज्यादा अटैक करेगा तो उसकी क्वालिटी को रिड्यूस भी कर देता है। और प्लांट की फोटोसिंथेसिस जो है, प्रकाश संश्लेषण जो है, उसको कम करेगा। ए आंसर कर रहे हो। पेनिसिलियम एक्सपेंशन, ये क्या है? पेनिसिलियम रोड एप्पल और पियर के अंदर ये करते हैं। ये क्या है? पेनिसिलियम रोड इन एप्पल और पियर, उसके अंदर देखने को मिलता है। हाँ, दूसरा सेब के अंदर। बोट्राइटस सिनेरल, ये क्या है? ग्रे मोल्ड की डिजीज करता है। ये क्या करता है? ग्रे मोल्ड। ब्लैक मिल्ड्यू क्या है? मेलिलोला मैंजीफेरा, तो ये क्या है? ब्लैक मिल्ड्यू। तो हमारा आंसर क्या आ गया? सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो क्या आंसर आ जाएगा? ये जो है ब्लैक मिल्ड्यू जो है इसकी वजह से। जिन्होंने सी आंसर किया था बिल्कुल ठीक है, ए वाले जो हैं उनका गलत है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, तो चलते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है? डेफिशिएंसी सिम्टम फर्स्ट अपीयर ऑन ओल्डर लीव और लो लीव। मैं पहले बता रहा हूं आज के क्वेश्चन में जो है मल्टीपल आंसर जो है हो सकते हैं। आपने बताना है कि कौन से ऐसे जो है न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से जो है पहले पुराने पत्तों पे नजर आती है, फिर जो है और फिर नए पत्तों पे नजर आती है। पहले जो है ओल्डर लीव पे नजर आएगी, ओल्डर या फिर नीचे वाली पत्तियों पे नजर आएगी। वेरी गुड आफ्टरनून। तो बताइए, बी का एक आंसर आ चुका है, बी का। और कोई? बी बिल्कुल ठीक है। और देखो जो पत्तियां हैं, जो क्या होता है, जैसे ये प्लांट है हमारा, ये जो नीचे वाले लीव्स हैं यहां पर, है ना, यहां पर ये ऊपर वाले हैं, ये क्या है? बिल्कुल टिप पे हैं ये वाले। तो ये कुछ, ये जो पत्तियां हैं यहां पर रूट्स हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो यहां से ऊपर की ओर भागते हैं, जो कि मोबाइल होते हैं। प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं? मोबाइल होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि यहां पर लेंगे तो यहां पर ही रुक जाएंगे बस, जो कि क्या है? इमोबाइल होते हैं या लेस मोबाइल होते हैं। अब या तो मोबिलिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ लो या सीधा याद रख लो कि पुरानी पत्तियों के ऊपर किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के सिम्टम जो है देखने को मिलते हैं। पुरानी पत्तियों के ऊपर देखने को मिलते हैं और एक नई पत्तियों के ऊपर देखने को मिलते हैं। एक मिडल लीफ या फिर ओल्ड प्लस न्यू दोनों पे देखने को मिल सकते हैं, और एक जो है हमारी टिप पे देखने को मिलते हैं। ऐसे कुछ नई पत्तियों पे जो है, जो कि प्लांट्स के अंदर लेस मोबाइल होते हैं, कौन कौन से? आयरन, कॉपर,
मैंगनीज, ये क्या है उसके अंदर क्लोरीन। ओल्ड प्लस न्यू पे आएंगे जिंक पे, जो कि मिडल लीफ के ऊपर नजर आते हैं, जिसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है, मिडल लीव्स के ऊपर क्या है नजर आते हैं। टिप पे क्या है, जो बिल्कुल टिप पे यहां पर पत्ते की इस टिप से जो है शुरू होंगे, जो कि हाईली इमोबाइल है ना, तो वो कौन से हैं, कैल्शियम और बोरॉन। तो ये क्या है, हाईली इमोबाइल है। ठीक है, तो ओल्ड पे किसके नजर आते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम, मैग्नीशियम, यही है। अब देखो इनमें भी जिसके ऊपर डेड स्पॉट नजर आते हैं वो क्या है, पोटाशियम। जिसके डेड स्पॉट नजर नहीं आते वो क्या है, नाइट्रोजन, नो डेड स्पॉट। ना मैग्नीशियम में नजर आते। मैग्नीशियम में क्या होता है, इंटरवेनस क्लोरोसिस नजर आती पुरानी पत्तियों पे। पोटाशियम की वजह से डेड स्पॉट जो है नजर आते हैं पत्ते के ऊपर, जो है यहां पर ऐसे करके जो है पत्ता एक स्पॉट से, डेड स्पॉट से नजर आएंगे, मोलिब्डेनम की वजह से भी नजर आते हैं। तो ये जो है हाईली मोबाइल होते हैं प्लांट के अंदर। ठीक है, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, तो क्या आंसर है, नाइट्रोजन है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है। अगर तुम ये पूछ लेते कि ये मतलब इसका आंसर क्या है, ए, बी और डी तीनों आंसर, मैंने पहले बताया मल्टीपल चॉइस है। आज के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि एक से ज्यादा ऑप्शन भी हो सकती है। डेफिशिएंसी सिम्टम फर्स्ट अपीयर ऑन ओल्डर और लोअर लीफ। अगर ये पूछ रहे थे कि ओल्डर और लोअर लीफ पे आती है और उस पे क्या है, पर्पलिंग होती है, तो फॉस्फोरस आंसर आता। अगर ये पूछ रहे थे कि ओल्डर लीफ पे आती है और इंटरवेनस क्लोरोसिस होती है, पत्तियों के ऊपर क्या है, जो वेन्स हैं सिर्फ वो नजर आएंगी, बाकी का ये जो है क्लोरोसिस हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, फिर इसका आंसर मैग्नीशियम आ जाएगा। अगर ये पूछ रहे कि पुरानी पत्तियों पे आएगी और वी शेप जो है क्लोरोसिस नजर आएगी पहले पुरानी पत्तियों पे, तो क्या आएगा, नाइट्रोजन। ऐसे पूछ रहे कि डेड स्पॉट नजर आएंगे तो क्या होगा, पोटाशियम। ये है आपके सामने लेखा जोखा इस क्वेश्चन का सब। ठीक है, कोई बनाना चाहे तो इसको बना भी सकता है। इसका फिर आंसर क्या आ गया, पोटाशियम, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, ये तीनों ही आंसर है। बट अगर तुम्हें इसके साथ ये पॉइंट ऐड कर दें तो ये आ जाएगा, इसके साथ ये पॉइंट ऐड कर दें तो ये आएगा। वी शेप में नाइट्रोजन और डेड स्पॉट में पोटाशियम। क्लियर, आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन इज कैलकुलेटेड इन क्विंटल पर हेक्टेयर। इनमें से कौन सी कॉस्ट है जो कि क्विंटल, कितने क्विंटल पे प्रति हेक्टेयर या फिर प्रति हेक्टेयर पे आती है, तो उसको क्या बोलते हैं। पर इसमें जब क्विंटल की बात कर ली कि एक क्विंटल को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, या नेट कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, या फिर नन ऑफ दीज। ए वाले हैं, बी वाले हैं, तो मतलब बाकी सारे ऑप्शन हटा दें। कितनी हमने कॉस्ट लगाई है उसका हमें कितना लाभ मिल रहा है, उसको बोलते हैं, उसी रेशियो को बोलते हैं बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। तो ये चीज तो हमें नहीं पूछी। अब दो चीजें बचती हैं, क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। अगर सीधा यहां पर दे रखा होता कि विच वन इज कैलकुलेटेड इन प्रति हेक्टेयर, विच कॉस्ट इज कैलकुलेटेड इन पर हेक्टेयर, तो क्या होता, हमारा आंसर कल्टीवेशन होता। हमारा आंसर क्या होता, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन होता। जैसे कि अगर हमारे पास ये एक एरिया है, इस एक हेक्टेयर है, ये एक क्या है, एक हेक्टेयर है, इस एक हेक्टेयर के अंदर हमारा खर्चा आ रहा है 10,000 रुपए। तो ये 10,000 रुपए क्या है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। बट यहां पर हमने प्रोड्यूस किया था कितना, 10 क्विंटल। इसमें जो है 10 क्विंटल प्रोड्यूस किया इस एक हेक्टेयर के अंदर, तो मतलब क्या हुआ, 10 क्विंटल को प्रोड्यूस करने में लग रहे हैं 10,000 रुपए। एक क्विंटल को प्रोड्यूस करने में लगा 10,000 बटा 10, ये नीचे चला गया,
तो 1 क्विंटल को प्रोड्यूस करने में लगा 1000 रुपए। तो ये जो 1000 रुपए लगे ये है प्रति क्विंटल, 1 हेक्टेयर के अंदर प्रति क्विंटल कितना खर्च आया। प्रति क्विंटल जब भी पूछ रहे तो ये क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और जो हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो हमेशा किस पे मिलता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे मिलता है, ना कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पे। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलने के ये क्या है कि जैसे हमारा 1000 रुपए खर्चा आ रहा था तो एमएसपी क्या है, मतलब इसका 50% ज्यादा, तो मतलब 1000 रुपए लग रहा था तो इसका एमएसपी हमेशा 1500 रुपए से जो है ज्यादा रखा जाएगा। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन कहती है। जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका 50% जो है उससे बढ़ाकर जो है एमएसपी रखा जाएगा। अब एमएसपी जो है वो सीएसीपी क्या करती है, रेकमेंड करती है, एक ऐसी अथॉरिटी जो कि कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये क्या है, रेकमेंड करते हैं कि इसका एमएसपी इतना होना चाहिए, जो कि उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा जाता है कि हम जो है C2+FL मेथड, A2+FL मेथड जो है वो यूज करते हैं। और इसको जो है फाइनलाइज कौन करती है, CCEA, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आती है। CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर क्या है, इसको फाइनल करती है कि हाँ जो रेकमेंडेशन दी गई है वो ठीक है या नहीं। तो क्या आंसर आएगा, एमएसपी पे कितनी क्रॉप है ये देखना, ये अलग अलग है। वैसे जिसपे फिक्स है वो 22+1 है, पर टोटल जो क्रॉप्स हैं वो 25 हैं। जो एमएसपी की साइड पे भी दे रखा हुआ है ना वो 25 क्रॉप है। जो 22+1 क्या है, ये क्रॉप्स हैं। एक क्या है, एफआरपी, फार्मर रिम्यूनरेटिव प्राइस, जो किस पे मिलता है, गन्ने के ऊपर, शुगर केन के ऊपर। ठीक है, 2 क्रॉप्स कौन सी, जूट और कोपरा। ये ऐसी क्रॉप है जो किसी स्टेट के अंदर दी जाती है, हर जगह पर नहीं है, क्योंकि ये मान लो वेस्ट बंगाल है तो ये क्या है, महाराष्ट्र वाला साइड, ये वहां पर दिया जाता है। तो 25 टोटल बनती है। क्लियर। तो ऑफिशियल साइट पे ये लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। बाद में आके बोलोगे सर 22 ही हैं, 23 ही हैं, तो ऑफिशियल साइट पे ये डाटा है। तो अब क्या है, कैलकुलेटेड इन क्विंटल। क्विंटल, 1 हेक्टेयर के अंदर कितने, 1 क्विंटल पे कितना खर्चा हो रहा है, वही क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। हेक्टेयर को देख के कंफ्यूज मत होना, उन्होंने जब क्विंटल की बात कर ली, कैलकुलेटेड इन क्विंटल, क्विंटल के अंदर हम बात करते हैं कितना खर्चा हो रहा है, तो वो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है हमेशा। वो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ 25 क्रॉप पे एमएसपी देने की बात करी हरियाणा ने, हाँ बात तो करी है, देंगे कि नहीं वो बात की बात है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज कॉजिंग पैथोजन इन सिट्रस। कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि कौन सा ऐसा पैथोजन है जो कि डिजीज, रोग लेकर आता है सिट्रस ग्रुप के अंदर। सिट्रस है ना, ऑरेंज हो गया, किन्नू हो गया, माल्टा हो गया, मौसमी हो गया, डेजी हो गया, ये इन पे जो है रोग लेकर आता है। कौन सा है, ओडियम सैरिकेसी। सैरिकेसी से भैया पता चल रहा है कि ये तो पपाया की लग रही है, सैरिका पपाया, पपीता का नाम है ना, सैरिका पपाया। तो ये क्या है, पाउडरी मिल्ड्यू कॉज करता है। ये क्या है, पाउडरी मिल्ड्यू इन पपाया, पपीता के अंदर। प्लाज्मोपोरा विटिकोला, प्लाज्मोपोरा विटिकोला, विटिस वेनिफेरा किसका नाम है, ग्रेप्स का। विटिस वेनिफेरा किसका नाम है, ग्रेप्स का। तो ये क्या कॉज करता है, डाउनी मिल्ड्यू। कोलेक्टोट्राइकम ग्लोसिप्रोइड्स, ये किसका नाम है, कोलेक्टोट्राइकम। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिजीज है, सी इज राइट, श्योर है। फिर भी एक बार चेक कर लेना भाई, जब फाइटोपथोरा लिख रखा हो किसी और को कैसे जा सकते हो। सबसे डेंजरस डिजीज जो है फाइटोपथोरा, जो कि रूट्स में अटैक करेगी। प्लांट्स की जो एक साइड पे जो ये टहनी सी है, ये क्या होगी, यहां से विल्ट होना शुरू होगी। फाइटोपथोरा रूट्स में जब इसको निकालेंगे तो रूट जो है एकदम से इसके हेयर जो है खत्म हो रखे होंगे। तो ये क्या है, फाइटोपथोरा पैरास्टियाका, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइटोपथोरा रूट रोट
जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्यूमोसिस की डिजीज, जिसकी वजह से क्या है, रूट में, पहले रूट पे आएगा, फिर देखो ये जो स्टेम है यहां पर जो है ऐसे करके गुमोसी जो है नजर आएगी, हल्का हल्का सा तेल सा स्टेम से नजर आएगा। फाइटोप्थोरा जो है यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो कलेक्टोट्राइकम ग्लोसियोप्रोइड्स है, जो सी आंसर कर रहे थे, ये तो मुझे जहां तक याद आ रहा है ये क्या है, ये फंगल डिजीज है किसकी, मैंगो के अंदर, आम के अंदर ये देखने को मिलती है, कलेक्टोट्राइकम ग्लोसियोप्रोइड्स, एंथ्रेक्नोज शायद, एंथ्रेक्नो, ये डिजीज। क्लियर, तो आंसर क्या आएगा, डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। क्लियर, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा एनिमल हस्बेंड्री का है। फीड इज गिवन टू न्यूबॉर्न काफ, व्हाट इज डेली वेट गेन ऑफ वेल फेड क्रॉस ब्रीड काफ। हम फीड जो है, नए जो बच्चा जो है, बछड़ा जो है वो हुआ है, उसको नया जो है फीड हम देते हैं, ठीक है। अगर उसको बढ़िया खाना मिल रहा है तो वो डेली बेसिस पे कितना भार जो है वो गेन करेगा, कितना भार। ये क्वेश्चन आ रखा हुआ है, किसी को लगे कि ये कैसे क्वेश्चन है, ऐसा थोड़ा ना पूछते हैं, तो ये पूछा गया है एएफओ के अंदर। क्या आंसर कर रहे हो, देखो अब क्या है, जब उसको खाना बढ़िया मिलता है तो वो क्या है, 2.5 से 3 किलोग्राम वेट जो है वो प्रति वीक जो है वो गेन करता है। या फिर अगर एक दिन की बात करें तो 400 ग्राम जो है भार जो है गेन करता है प्रति दिन। तो ये क्या है, आंसर हो जाएगा 400 ग्राम जो है, बिल्कुल सही आंसर है, 400 ग्राम जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हमारे अगले क्वेश्चन को। व्हाट इज द पावर एक्सट्रैक्टेड बाय पीटीओ, पीटीओ जो है कितनी पावर जो है एक्सट्रैक्ट करता है। हमने क्या है, हॉर्स पावर पड़ी हुई है, कौन कौन सी हॉर्स पावर पड़ी थी हमने, एक बड़ा था ड्रोबार हॉर्स पावर, ये क्या है 50 से 55% होती है। फिर हमने पढ़ा था इंडिकेटेड हॉर्स पावर, इंडिकेटेड हॉर्स पावर क्या होती है, जो यहां पर पिस्टन, ये मान लो ये क्या है सिलेंडर, सिलेंडर के बीच में क्या है, ये पिस्टन काम कर रहा है, ये क्या है पिस्टन पिन, ये क्या है कनेक्टिंग रोड, ये क्या है क्रैंकशाफ्ट। अब जो एनर्जी पिस्टन को मिलती है स्टार्टिंग में उसको क्या बोलते हैं, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, आईएचपी। फिर आता है ब्रेक हॉर्स पावर, जो पावर क्रैंकशाफ्ट में मिलती है, मतलब यहां पर मान लो 10 हॉर्स पावर की एनर्जी आई पिस्टन पे, तो ये क्या है इंडिकेटेड हॉर्स पावर। यहां पर 8 हॉर्स पावर की एनर्जी पहुंची तो ये क्या है ब्रेक हॉर्स पावर, तो ये क्या आएगी क्रैंकशाफ्ट वाली, जो एनर्जी क्रैंकशाफ्ट पर या फिर फ्लाई व्हील पर पहुंचती है। जो पिस्टन को एनर्जी मिलती है वो क्या होती है इंडिकेटेड, तो इसको लिखते हैं आईएचपी, ये क्या है बीएचपी। फिर एक होती है फ्रिक्शनल हॉर्स पावर, फ्रिक्शन हॉर्स पावर क्या होती है, जो एनर्जी का बीच में लॉस हो गया, 10 हॉर्स पावर यहां पर थी, बीच में फ्रिक्शन का जो है लॉस हुआ तो कितना हुआ था 2 हॉर्स पावर, जो एनर्जी का लॉस हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं फ्रिक्शन हॉर्स पावर। मतलब आईएचपी इज इक्वल टू बीएचपी प्लस एफएचपी, ये क्वेश्चन भी आ रखा हुआ है, ये क्वेश्चन भी आ रखा हुआ है कि जो एनर्जी क्रैंकशाफ्ट को पर पहुंचती है उसको क्या बोलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर बोलते हैं, ये क्वेश्चन भी आ रखा हुआ है, ये क्वेश्चन भी अभी आ रखा हुआ है रिसेंटली, ठीक है। तो इसका जो है यहां पर हमें पता चल गया ड्रॉबार हॉर्स पावर क्या होती है, उसकी खींचने की क्षमता, तो 50 से 55, मान लो ट्रैक्टर जो है 24 हॉर्स पावर का है तो उसकी खींचने की क्षमता जो है 12 से 13 हॉर्स पावर ही होगी। बट जो पीटीओ जो है जिसको हम बोलते हैं पावर टेक ऑफ यूनिट, वहां पर जो है जब उसके वो स्पीड से घूमेगी तो क्या होगा 80 से 90% हम लिखते हैं, बट यहां पर 80 से 90 ऑप्शन नहीं है, सबसे ज्यादा ऑप्शन कौन सी है 70 से 80%। क्यों, क्योंकि 5% जो है अगले टायरों पे लॉस हो जाता है, 5% जो है पिछले टायरों पे हो जाता है, बचा कुचा जो है वो पीटीओ के पास आता है। तो क्या आंसर आएगा, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। भाई क्या कर रहे हो सीडीबी, वेरी गुड आफ्टरनून। किसी का सही नहीं है, ये कैसे हो सकता है।
ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। पावर एक्सट्रैक्टेड बाय पीटीओ कितनी होती है, 80 से 90 ऑप्शन में है तो पहले हमारी प्रेफरेंस वो होगी, वो ऑप्शन में नहीं है तो 70 से 80 ऑप्शन में है तो हम वो उसको लगा के आएंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला, अंडर PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द प्रीमियम परसेंटेज टू बी पेड बाय फार्मर ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ खरीफ सीजन क्रॉप। पीएम फसल बीमा योजना के तहत खरीफ सीजन की फसल के लिए किसान द्वारा कुल लागत का कितना प्रीमियम जो है परसेंट देना होता है, 2%, 3%, 5%, 1.5% या फिर 4%। तो देखो सबसे पहले क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि 2016 के अंदर आई, पीएम साहब ने, मोदी साहब ने इसको क्या किया, लॉन्च किया। इसमें जो है कुछ ऐसे रिस्क फसल बीमा किया गया, नमस्ते, इसमें क्या है, ऐसे कुछ जो है इसमें लॉस जो है कवर करेंगे, जैसे कि कोई नेचुरल फायर हो जाए, ये लिख लेना, रिस्क कौन कौन से कवर करे, ये क्वेश्चन भी आ रखा हुआ है। नेचुरल फायर लग जाए, आग लग जाए कहीं पर, है ना, लाइटनिंग हो जाए नेचुरल, तो उसको कवर करेंगे, है ना, बिजली गिर जाना, उसको जो है कवर किया गया। स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, है ना, गड़ेमारी हो जाना या फिर साइक्लोन आ जाना, फ्लड आ जाना, फ्लड, स्टॉर्म, साइक्लोन, इन सबको क्या है कवर किया गया। पेस्ट, डिजीज, इन सबको क्या है कवर किया गया। अब किसको कवर नहीं किया गया, इसके अंदर जो है किसको कवर नहीं किया गया, जैसे कि कुछ ऐसे लॉस जैसे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो थे उनको इसमें कम कवर किया गया, नहीं किया गया। कमर्शियल 5 रवि, बिल्कुल ठीक, जिन्होंने यहां से किया है, आनंद कुमार जी, हॉर्स पावर लिखा दो सबकी। ठीक है, जैसे कोई वॉर हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा आपस में किसी कंट्री के अंदर वॉर हो जाए, ठीक है, उसको जो है इससे बाहर कर दिया गया। न्यूक्लियर रिस्क हो, थेफ्ट हो, न्यूक्लियर रिस्क हो, कोई चोरी हो जाए, आपका किसी से झगड़ा चल रहा है, वो कोई नुकसान कर दे, वो नहीं इसमें कवर करेंगे। ठीक है, कुछ जो है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी इसमें कवर नहीं करेंगे। वाइल्ड एनिमल का लॉस इसमें कवर नहीं किया गया, ये क्वेश्चन आ रखा हुआ है। तो ये क्या है, अब इसमें क्या है, प्रीमियम देना पड़ता था, जितने की फसल है उसका जो है खरीफ सीजन में लॉस ज्यादा होता है तो खरीफ सीजन में 2%, रबी में कम होता है तो वहां पर 1.5%, कमर्शियल क्रॉप में ज्यादा होता है कुछ तो उस वहां पर 5%। हमें खरीफ का पूछा गया था, खरीफ का कितना है 2%, तो हमारा 2% क्या है आंसर हो जाएगा, 2% जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो 2% जो है आंसर है। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इन विच फॉर्म ऑफ कटिंग ऑल द ब्रांचेस ऑफ फोडर क्रॉप्स आर बीइंग कट और रिमूव्ड, कौन सा ऐसा जो है कटिंग का मेथड है जहां पर ब्रांचेस जो है ऑल द ब्रांचेस ऑफ फोडर क्रॉप्स आर बीइंग कट और रिमूव्ड, ब्रांचेस जो है जिसमें कट कर दी जाती है। एक का है लूपिंग। हेडिंग बैक तो क्या होता है, प्लांट को ऊपर से उसकी हेडिंग बैक कर देनी, यहां से ऊपर से यहां से काट देनी, उसकी एज को बढ़ाने के लिए प्रूनिंग का एक मेथड है। और उसमें कोई डिजीज, कोई जिसको बीमारी लग चुकी, पेस्ट लग चुकी है या फिर ज्यादा घना हो रखा है कोई प्लांट, तो तब हम क्या करते हैं थिनिंग करते हैं। कोपाइसिंग, कोपिंग नहीं आएगा, ये क्या आएगा कोपाइसिंग। कोपाइसिंग क्या है, यहां से पेड़ को यहां से बिल्कुल नीचे से काट देना, तो ये क्या होता है कोपाइसिंग। पोलार्डिंग क्या होता है, इसको प्लांट को ऊपर से काटते हैं, यहां से नई ब्रांचेस जो हैं वो शुरू होती हैं। लूपिंग क्या है, लूपिंग हम करते हैं लुसरीन के अंदर, ज्यादा जो है क्या करते हैं लुसरीन के अंदर स्लाइटली कट देते हैं, लाइटली जो है वो कट दिया जाता है फॉर फोडर पर्पस,
फोल्डर पर्पस के लिए क्या है, लाइटली कट दिया जाता है ऊपर से, तो उसी को क्या बोलते हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, लूपिंग जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 का जो ई आंसर है बिल्कुल राइट। क्लियर। चलते हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्या है, विच फिश हैज द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट, कौन सी ऐसी फिश है जिसमें हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट जो है देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन भी, ऐसे क्वेश्चन भी आ रखे हुए हैं। कैसे क्वेश्चन, अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सी ऐसी मछली है जो कि फ्रेश वाटर है, तो ये तीनों रोहू, कैटला, मृगल, ये क्या है, फ्रेश वाटर फिशेज है। कौन सी ऐसी फिशेज है, कौन सी ऐसी मछली है जो कि फास्ट ग्रोइंग है, तो वो कौन सी है, कैटला। क्योंकि कैटला जो है वो 1 साल के अंदर 1 किलोग्राम की होती है, 2 साल के अंदर 2.2 किलोग्राम की हो जाती है, और 3 साल के अंदर ये मछली नहीं मछला बन जाती है, 6 किलोग्राम के आसपास देखने को मिलती है। ये जो 1 साल में अंडे देती है वो 2.5 से लेके 4.2 लाख अंडे जो है देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेकेंडिटी। इसको क्या बोलते हैं, फेकेंडिटी। क्लियर। अब उसके बाद क्या है, रोहू, रोहू भी क्या है, फ्रेश वाटर। ये क्या है, इसमें भी फेकेंडिटी जो है, इसमें जो है प्रोटीन कंटेंट कितने में देखना है, तीनों में 17 से 20% के आसपास क्या है, प्रोटीन कंटेंट देखने को मिलता है। रोहू में 17 देखने को मिलता है, कैटला में 19 देखने को मिलता है। मृगल में क्या है, इसमें हाई फेकेंडिटी देखने को मिलती है, 12 लाख तक हाई फेकेंडिटी। अंडे जो है 12 लाख तक 1 साल के अंदर देखने को मिलते हैं। क्लियर। अब जो ट्यूना फिश है, ट्यूना है ना, तो उसमें क्या है 28 से 30% जो है प्रोटीन देखने को मिलता है, तो यही सबसे ज्यादा है, इसलिए इनकी डिमांड भी ज्यादा है। तो क्या आंसर आ जाएगा, ए ट्यूना जो है आंसर हो जाएगा। ए बिल्कुल सही आंसर है, डी नहीं आएगा राजे, ए आएगा। बिल्कुल सही, ट्यूना जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर कल्टिवेटिंग लैंड ऑफ अराउंड 40 हेक्टेयर फॉर मोनोक्रॉपिंग व्हाट हॉर्स पावर ट्रैक्टर इज प्रेफर्ड। अगर हमें 40 हेक्टेयर लैंड की जो है कल्टीवेशन करनी है तो कितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर हमें चाहिए होगा। देखो सीधी सी बात है, यह क्वेश्चन आ रखा हुआ है एग्जाम में। कैसे, अगर तुम मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हो, एक से ज्यादा क्रॉप लगा रहे हो 1 साल के अंदर, तो क्या है, तुम्हें 1.5 हेक्टेयर के 1.5 हेक्टेयर के लिए 1 हॉर्स पावर की जरूरत पड़ती है। मतलब 40 हेक्टेयर के लिए तुम्हें 30 से 35 हॉर्स पावर वाले ट्रैक्टर की एक जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर तुम मोनोक्रॉपिंग कर रहे हो तो तुम्हें 2 हेक्टेयर के लिए 1 हॉर्स पावर की जरूरत पड़ेगी। मतलब 40 हेक्टेयर के लिए तुम्हें 20 से 25 हॉर्स पावर की क्या है, ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम पावर टिलर यूज कर रहे हो, पावर टिलर में कितनी हॉर्स पावर होती है, इस पे ये भी क्वेश्चन आ रखा हो पावर टिलर में, जो कि 1963 के अंदर आया, तो इसमें 8 से 12 हॉर्स पावर की क्या होती है, पावर होती है। अगर तुम पावर स्प्रेयर यूज कर रहे हो तो वहां पर 3 से 5 हॉर्स पावर की क्या होती है, जरूरत पड़ती है उसको चलाने के लिए। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, 40 हेक्टेयर के लिए मोनोक्रॉपिंग कर रहे हैं, 40 हेक्टेयर, 40 हेक्टेयर कितने हॉर्स पावर, 20 से 25, 20 ऑप्शन में नहीं है, 25 ऑप्शन में है, तो 25 को नो कर दो, हाँ 25 को लॉक कर दे, मेरा राइट, भाई राइट है। तो क्या आंसर आएगा, 25 हॉर्स पावर क्या है हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम क्या है मोनोक्रॉपिंग कर रहे हैं तो ट्रैक्टर कितने हॉर्स पावर का चाहिए होगा। तो इसको आप साथ में लिख सकते हो, बना सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आप। क्लियर। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ड्रिप इरिगेशन, है ना, वाटर यूज एफिशिएंसी लिखते हैं। व्हाट इज द वाटर यूज एफिशिएंसी ऑफ, बहुत इजी क्वेश्चन। ड्रिप इरिगेशन के अंदर, बूंद बूंद सिंचाई के अंदर जो है कितने प्रतिशत जो है
दक्षता जो है देखी जाती है। वाटर यूज, देखो अगर हम यही बात करें स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर में क्या है, जब पानी ऊपर जाता है तो ऊपर यहाँ पे पानी ऐसे स्प्रिंकलर चल रहा होता है, तो यहाँ पर क्या है, हवा के अंदर ही क्या है उसका वाष्पीकरण हो जाता है, तो जिसकी वजह से लॉस होता है। तो 65 से 70% क्या है, वाटर यूज एफिशिएंसी है, और 45 से 50% क्या है, वाटर सेविंग है। अगर हम ड्रिप इरिगेशन की बात करें तो ड्रिप इरिगेशन में क्या है, पहले तो ये इंडो इजराइल प्रोजेक्ट इजराइल से है, इसमें वाटर यूज एफिशिएंसी जो है सबसे ज्यादा 90 से 95% के आसपास देखने को मिलती है। वाटर सेविंग जो है 65 से 70% के आसपास जो है देखने को मिलती है वाटर सेविंग। अब ये प्रोजेक्ट कौन सा है, इजराइल, इसमें जो है डिस्चार्ज रेट कितना होता है, 2.5 से 2 से 10 लीटर प्रति घंटा, ठीक है। और इसमें प्रेशर कितना चाहिए होता है, 1.5 to 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसमें प्रेशर कितना चाहिए होता है, 2.5 to 4.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें डिस्चार्ज रेट कितना होता है, लगभग 1000 के आसपास देखने को मिलता है। क्लियर, तो ये है आपके सामने लेखा जोखा स्प्रिंकलर का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 95% जो है हमारा आंसर हो जाएगा 95। जिन्होंने ए आंसर किया है बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड राजी, वेरी गुड।